नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करा था, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिसमें कांस्टेंट प्रपोर्शन था, जिसमें मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ पढ़ के आए हैं। आज हम जो लॉज करने वाले हैं डेट इज द गे-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। देखिए, गे-लुसाक्स लॉ जो दिया गया है इट इज़ बेस्ड ऑन द गैसेस वॉल्यूम। ये अप्रोक्सीमेट सेम है कांस्टेंट प्रपोर्शन जैसे आप करके आए हो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो करके आए हो वो उसी का एक सिबलिंग है। और एवोगैड्रो लॉ जो दिया है हमें एवोगैड्रो ने, वो भी बेस्ड है हमारे गैस स्टेट के ऊपर। देखिए, लॉ कोई भी हो उसका एप्लीकेशन लेवल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये दोनों गैसेस के ऊपर हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट में दिया क्या है। अभी देखिए, ये है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ जो है दैट इज द 4th नंबर ऑफ लॉ गिवन बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब ये जो गे-लुसाक्स लॉ क्या है, ये बोलता है एट ऑल कंडीशन, एट कांस्टेंट कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो किसकी, चाहे वो टेम्परेचर की हो और चाहे वो प्रेशर की हो, प्रेशर की हो, all gases combined, all gases combined or produced during a chemical reaction, during a chemical reaction bears a whole number ratio, bears a whole number ratio। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन गैस है ना, और अगर वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और हमें वो दे रही है कितना, HCl दे रही है गैसेस फॉर्म में। देखिए, एक वॉल्यूम हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस का है, और एक ही वॉल्यूम क्या है, हमारा क्लोरीन का है। तो दोनों मिलके क्या वॉल्यूम दे रहे हैं, 2 ही वॉल्यूम हमारे HCl के दे रहे हैं। तो ये जो गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं ये भी होल नंबर रेशो में है, और जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो भी क्या है, होल नंबर रेशो के अंदर आ रहा है। दिस इज अ गे-लुसाक्स लॉ कि कोई भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो, जब भी आपकी गैसेस कंबाइन करें, वो जो गैसेस कंबाइन हो रही हैं आपस में वो, और जो वो मिलके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं गैसियस फॉर्म के अंदर, उनकी आपस में, और वो जब भी एक दूसरे के साथ जो रिएक्ट करती हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड से हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड से हो, उनका जो रेशियो है वो होल नंबर में ही आएगा। कभी फ्रैक्शन के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को कंबाइन नहीं करवाएंगे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या आएगा, होल नंबर रेशियो में ही आएगा। ये हमारा गे-लुसाक्स लॉ। और इसमें कंडीशन ये रखी है कि ये सब जो गैसेस की रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर होनी चाहिए। दिस इज अ कंडीशन फॉर दिस लॉ। अगर आप गे-लुसाक्स लॉ की बात करें तो यहाँ पे एक लॉ दिया है, देखिए इसमें बताया गया है व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप क्या कर सकते हैं कि सेम टेम्परेचर और रिएक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है ये, देखिए ये हमारा गे-लुसाक्स लॉ, जिसमें हमने ये बोला था कि जब भी हमारी गैसेस कंबाइन करेंगी वो होल नंबर रेशो में होंगी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी होल नंबर रेशो में होगा, क्योंकि ये सारा लॉ गैसेस के ऊपर है, तो ये गैसेस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिया किसने था, ये दिया था गे-लुसाक्स लॉ ने। गे-लुसाक्स ने ये लॉ दिया था। चलिए सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ जो है वो दिया है एवोगैड्रो ने। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द गैसेस। अभी एवोगैड्रो क्या बोलता है, एवोगैड्रो बोलता है वेन एवर द गैसेज रिएक्ट एंड दे विल ऑलवेज गिव अस प्रोडक्ट। तो हमें क्या देती हैं, वो प्रोडक्ट देती हैं। ये देखिए एवोगैड्रो लॉ अभी हम करते हैं, जो कि गैसेस के ऊपर है। एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो ने क्या बोला, एवोगैड्रो ने ये बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस react completely and give the
प्रोडक्ट। उसका कहने का पर्पस बस इतना था कि आप जितना भी वॉल्यूम गैसेस का लेते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स के। मान लो कि एक गैस है जिसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, और वो रिएक्ट कर रही है किसी दूसरी गैस के साथ जिसके अंदर क्या है, फर्दर 4 पार्टिकल्स हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो रिएक्ट पूरे 4 पार्टिकल इस गैस के और 4 पार्टिकल इस गैस के आपस में रिएक्ट होके क्या दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे। और ये चारों पार्टिकल आपस में क्या होंगे, रिएक्ट होके ही हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। इसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं बचेगा जो अनरिएक्टिव हो पूरी रिएक्शंस के अंदर। कोई भी पार्टिकल अनरिएक्टिव नहीं बचेगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अगर मैंने इस साइड पे वॉल्यूम लिया है 1 मोल ऑफ गैस और इस साइड भी लिया है 1 मोल ऑफ अदर गैस, व्हेन एवर दे विल रिएक्ट, इनके 1 मोल के साथ ये दूसरा मोल पूरे का पूरा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे एक गैस का वॉल्यूम क्या है, 1 मोल है, और यहाँ पे दूसरी गैस का वॉल्यूम 1 और मोल है, तो आपस में रिएक्ट करके वो क्या देंगे, हमें प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पे मान लो एक वॉल्यूम मेरे पास हाइड्रोजन है और एक वॉल्यूम मेरे पास क्या है, क्लोरीन का है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 लगा देते हैं। तो यहाँ 1 मोल हमारे पास वॉल्यूम हाइड्रोजन का, 1 मोल क्लोरीन का, जो मिलकर हमें क्या देते हैं, 2 मोल HCl के देते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये बात बोलता है वो कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन है और उसके पास सपोज 1 मोल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के पास भी 1 मोल क्या होंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारा एवोगैड्रो बोलता था। उसने एक और टर्म यहाँ पे बताई है, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक। बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे O2 करती है, Cl2 करती है ना, H2 करती है, दिस इज़ अ डायटोमिक फॉर्म। पर कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पॉलीएटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे HCl हो गया, है ना, H2O2 हो गया। ये अलग अलग एटम हैं पर ये क्या है, पॉलीएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज़ अ गे-लुसाक्स लॉ। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 5 लॉज आते हैं, जिसके अंदर पहला लॉ हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा था वो था, दूसरा लॉ हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा लॉ आज हमने जो पढ़ा है डेट इज अ गे-लुसाक्स लॉ। और 5वां लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन का था एवोगैड्रो लॉ, जो कि हमने अभी फिनिश करा है, जिसमें वो बोल रहा है ई वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी चलिए देखते हैं कौन कौन सा लॉ पढ़ा था। पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास ये पहला लॉ था, जिसमें उसने बोला था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। और वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जितना मास आप रिएक्टेंट का लेके चलते हो उतना मास ही हमें प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन ये हम पढ़ के आए हैं, डेफिनेट प्रपोर्शन का, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई कंपाउंड को आपने बनाना है तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट ऐड होते होंगे वो बाय रेशियो ही क्या है, फिक्स्ड वेट में होते हैं। चाहे वो कंपाउंड आप कहीं भी बना लो, चाहे स्पेस में जाके बना लो, चाहे घर के अंदर बना लो, तो जितना उनका वेट कंसीडर होगा कंपाउंड बनाने के लिए वो उतना ही क्या होगा, यूज़ होगा कंपाउंड फॉर्मेशन में। तीसरा लॉ अगर आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन का, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 एलिमेंट से आप कंपाउंड बनाते हो, वो कंपाउंड क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनमें से एक एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, पर दूसरे एलिमेंट का मास क्या करता होगा, वेरी करता होगा, पर उनका मास भी आपस में क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। चौथा हमने पढ़ा है गे-लुसाक्स लॉ। अभी गे-लुसाक्स लॉ ने क्या बोला, गे-लुसाक्स लॉ ने बोला, गैसेस के ऊपर लॉ था, उसने बोला अगर आपकी गैसेस जो हैं कंबाइन होती हैं, कंबाइन होके क्या देती हैं, कोई प्रोडक्ट देती हैं, पर जो गैसेस आपस में रिएक्ट हो रही हैं उनका क्या होता है, होल नंबर रेशियो वॉल्यूम कंसीडर होता है। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में गैसेस हमें मिलती हैं वो भी किस फॉर्म में होती हैं, होल नंबर रेशियो के अंदर होती हैं। ये किसने बोला, गे-लुसाक्स ने बोला। लास्ट लॉ जो एवोगैड्रो ने दिया था, एवोगैड्रो ने क्या बोला, एवोगैड्रो ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे मैं हाइड्रोजन 1 मोल ले लूँ, चाहे मैं 1 मोल क्या ले लूँ, क्लोरीन ले लूँ, इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। और सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये किसने बोला था,
एवोगैड्रो ने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास ये बनता है कब, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और अगर मैंने ये 1 मोल लिया है और ये भी 1 मोल लिया है, तो ये आपस में रिएक्ट होंगे, मेरे को क्या दे रही है, 2 मोल ही दे रही हैं। यही तो बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस रिएक्ट गिव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एवोगैड्रो ने बोला। ये हमारे थे 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। आप कमेंट करके बता सकते हैं जो लो आपको समझ नहीं आया, हम फर्दर क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल के साथ देंगे। इसके आगे वाला जो टॉपिक था, इसके आगे वाला टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत बार क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके पोस्टुलेट के बारे में कि कौन कौन से पोस्टुलेट हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर जो हम पढ़ सकते हैं। और थ्योरी 2 या 3 नंबर के अंदर आती भी है, एक्सप्लेन करने को भी आती है। बस 3-4 पोस्टुलेट हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं है, और हमें कई बार ये पढ़ी भी होती है पिछली क्लास के अंदर, तो याद हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अभी देखिए इसका नाम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो ओबियसली ये किसके ऊपर दी होगी, एटम्स के ऊपर दी होगी कि एटम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट यही है कि एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ये हमें सबको पता है कि जितना भी मैटर है वो सब किससे बना है, मैटर से ही बना है। इनडिविजिबल पार्टिकल, और मैटर को हम और एटम को हम और छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। और मैटर जो है वो किससे मिलके बना है, वो हमारे इसी एटम से मिलके बना है। फिर उसने एक और पोस्टुलेट में ये बोला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मान लो मेरे पास एलिमेंट है सोडियम का, तो इसके सारे एटम कौन से हैं, अभी सोडियम है, सोडियम है, सोडियम ही है, सोडियम ही है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सही बोला उसने, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक साथ ज्वाइन हैं तो ऑब्वियसली जो सोडियम की प्रॉपर्टी इसके पास है वही इसके पास होगी, वही इसके पास, वही इसके पास, वही इसके पास। तो ये पोस्टुलेट ट्रू हो गया ना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज हो, चाहे वो कोई केमिकल प्रॉपर्टी हो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो, रिएक्शन विद क्लोरीन हो, तो ये सारी टाइप के एटम जो है वो सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तीसरा उसने बोला एटम्स ऑफ different elements have different properties। ये भी सही बोला है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास एक एटम है क्या, आर्गन का, और दूसरा एटम है किसका, कैल्शियम का, तो ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो जो प्रॉपर्टी आर्गन शो करता है वो कैल्शियम तो नहीं कर सकता ना। तो ये पोस्टुलेट सही बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इसका साइज, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट्स, वो सारे इसके साथ क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। पर यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर इनका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उनको हम बोलते हैं आइसोबार, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। और अगर एटम जो है वो सेम एलिमेंट के ही होते हैं, सपोज एटम जो हैं वो सेम एलिमेंट के ही हैं, अगर आप हाइड्रोजन की ही बात कर लो तो हाइड्रोजन हमारा जो है वो सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 1 और 1, बट मास इनमें क्या हो जाता है, कई बार चेंज हो जाता है। एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, तो इसमें एक्सेप्शन ये हाइड्रोजन की है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, जिनको हमने बोला है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। तो ये तो बोलता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो सेम है बट ये प्रॉपर्टी कि उनका मास अलग है पर नंबर सेम है, ये आइसोटॉप्स जो हैं जो इस पोस्टुलेट से इनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऐसे ही एक और पोस्टुलेट जो ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, पर इसमें आर्गन और कैल्शियम है तो डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट मास नंबर उनका सेम हो रहा है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, तो इसकी भी एक्सेप्शन यहाँ पे क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार। तो ये आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। अच्छा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सपोज, है ना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो हमारे एटम्स होते हैं वो अपने आप को पहले रीऑर्गेनाइज करते हैं और फिर रीअरेंज करते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम रीऑर्गेनाइज एंड रीअरेंज देमसेल्फ, ये सही है ना, सही है। मान लो मैंने रिएक्शन करनी है हाइड्रोजन की और वाटर की, अब ये तो मेरे पास रिएक्टेंट है पर मेरे को अगर प्रोडक्ट लेना है, वाटर फॉर्म करना है मेरे को,
तो पहले इन्होंने अपने आप को कोलाइड करा होगा, आपस में रिएक्ट करा होगा, फिर एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में रीअरेंज करके अपने आप को, तो मेरे को क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया है। तो प्रॉपर्टी तो सही होगी ना कि जब भी मैटर के जो एटम्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर वो रीऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कितनी इजी है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको सारा कंक्लूड कर दिया है कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, सेम एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, डिफरेंट एटम्स के जो होते हैं एलिमेंट्स के एटम वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, और लास्ट वाला उन्होंने ये बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हम ऐड करते हैं वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके रीअरेंज करके हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। सो दिस इज़ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।